Hello students, today our topic is oppression and mismanagement. This is covered in sections 241 to 246 in Companies Act 2013. First of all, we will understand what oppression is. Oppression का मतलब होता है कि जब कुछ लोग माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करते हैं या एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं. तो Companies Act defines that when the ownership rights of members are violated or he is not given a fair play towards his right, it is called oppression. That means कि जब members को उनके rights नहीं दिए जा रहे, उन्हें voting right नहीं दिया जा रहा, उन्हें बोलने का हक नहीं दिया जा रहा majority के द्वारा, तो उसे हम oppression कहते हैं. ऑपरेशन हम तब कहते हैं जब majority of shareholders misuse their rights and take company's business as their पर्सनल प्रॉपर्टी. मतलब वो कंपनी के पैसे को अपना पैसा समझने लगते हैं और वो भूल जाते हैं कि दे आर यूजिंग शेयर होल्डर्स मनी, और इसकी वजह से अगर माइनॉरिटी को लॉस हो रहा है तो वी कॉल इट ऑपरेशन. फर्दर वी डिस्कस कंडीशंस ऑफ ऑपरेशन. कब हम मानते हैं कि ऑपरेशन है? फर्स्ट है कि जब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस को मानने से मना कर देते हैं और कंपनी का काम होना इम्पॉसिबल हो जाता है, कोई भी डिसीजन लेना इम्पॉसिबल हो जाता है. सेकेंड इज व्हेन मेजॉरिटी एनफोर्सेस न्यू एंड रिस्की ऑब्जेक्ट्स ऑन अनविलिंग माइनॉरिटी. कि ऐसा बिजनेस वेंचर्स में वो पैसा लगाते हैं जो कि रिस्की हो, वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और ये नहीं सोचते कि इससे शेयर होल्डर्स को नुकसान हो सकता है, और चाहे माइनॉरिटी अनविलिंग हो फिर भी वो अपने डिसीजंस इम्प्लीमेंट करते हैं. एज वी ऑल नो, जो भी डिसीजन लिया जाता है या तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से लिया जाता है या स्पेशल रेजोल्यूशन से, दैट इज 50% मेजॉरिटी और मोर. सो व्हाट अबाउट द माइनॉरिटी? माइनॉरिटी की बात वो नहीं सुनते हैं और अपने मर्जी से रेजोल्यूशंस पास करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ ऑपरेशन. थर्ड इज when members are deprived of their right to vote, to elect directors or to receive dividends. जब माइनॉरिटी को वोट नहीं करने दिया जाता, डायरेक्टर्स के इलेक्शन में उनको वोट नहीं करने दिया जाता या उन्हें डिविडेंड नहीं दिए जाते, दैट इज ऑल्सो केस ऑफ ऑपरेशन. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस रिफ्यूजल बाय बोर्ड ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. कि जानबूझकर किसी के नाम पर शेयर ट्रांसफर नहीं किए जा रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बार बार मना कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो शेयर्स पर अपना अधिकार चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई और कंपनी का मेंबर बने. तो बिना किसी ऑथेंटिक रीजन के जब ट्रांसफर और ट्रांसमिशन पर को रोका जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो केस ऑफ ऑपरेशन. नेक्स्ट है व्हेन डायरेक्टर्स डू नॉट डू व्हाट दे आर ऑट टू डू. इसका मतलब डायरेक्टर्स को जो करना चाहिए वो नहीं करते, जब उन्हें एक्शन लेना चाहिए वो नहीं लेते, चुपचाप बैठे रहते हैं और कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते, तो दैट इज अगेन अ सिचुएशन ऑफ ऑपरेशन. दैट मीन्स डायरेक्टर्स मिले हुए हैं मेजॉरिटी के साथ और वो जो उन्हें डिसीजन लेना चाहिए या कोई चीज़ रोकना चाहिए वो नहीं रोकते. And last is when directors issue and allot shares in a manner by which existing majority is reduced to minority. जानबूझकर अगर किसी majority को फर्दर शेयर्स नहीं दिए जाते जिससे कि वो majority minority बन जाए, यानी कि कुछ ही लोग अपना पावर बना के रखना चाहते हैं कंपनी में, तो दैट इज ऑल्सो केस ऑफ ऑपरेशन. सो वी हैव डिस्कस 6 केसेस कि जब कंपनी में ऑपरेशन होता है, कुछ लोग अपनी मनमानी करते हैं, दूसरों का नुकसान होता है, दूसरों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते, तो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ ऑपरेशन. सेकेंड जो इसमें टॉपिक है दैट इज मिसमैनेजमेंट. ये भी सेक्शन 241 में डिफाइन किया गया है कि मिसमैनेजमेंट का मतलब जब कंपनी में मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं हो रही, जब डायरेक्टर्स ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे, जब डिसीजंस ठीक ढंग से नहीं लिए जा रहे, इस तरह से मैनेजमेंट हो रही है विच इज़ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और जनरल इंटरेस्ट. प्रेजुडिशियल मीन्स हार्मफुल. इस तरह से काम किया जा रहा है, डिसीजंस लिए जा रहे हैं जिससे कंपनी का फ्यूचर में नुकसान होगा या जनरल लोगों का नुकसान होगा, पब्लिक का नुकसान होगा. डायरेक्टर्स अपने बारे में सोच रहे हैं या मेजॉरिटी के फायदे के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिसमैनेजमेंट. मिसमैनेजमेंट किसी भी वजह से हो सकता है, कुछ चेंज हुई हो मैनेजमेंट में, ऐसे लोगों के हाथ में मैनेजमेंट आ गई जो कि
सेल्फिश हैं, सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं। तो इस तरह से जब भी कुछ इस तरह से कंपनी के अफेयर्स मैनेज किए जा रहे हैं विच आर हार्मफुल टू द कंपनी, देन वी कॉल इट इज मिसमैनेजमेंट। नाउ वी हैव डिस्कस्ड बोथ द थिंग्स, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो जब भी कंपनी में ऑपरेशन हो रही है या मिसमैनेजमेंट हो रही है तो इसका इलाज क्या है? तो इसके लिए कंपनी लॉ में देर इज अ प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, कि कैसे हम किसी कंपनी में ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट अगर हो रहा है तो उसको रोक कैसे सकते हैं। रोक सकते हैं फर्स्ट बाय एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देकर। एप्लीकेशन कौन देगा? माइनॉरिटी जिसके साथ ऑपरेशन हो रही है या फिर ऐसे लोग जो मिसमैनेजमेंट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन देंगे एनसीएलटी को कि इस कंपनी में ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अब कितने लोग देंगे? इसके लिए कंपनी लॉ में प्रोविजन है। तो फर्स्ट है इसमें, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स विच एवर इज लेस। तो कंपनी में जितने भी लोग हैं, तो अगर 100 लोग या टोटल स्ट्रेंथ के 1/10 लोग जो भी कम हो, वो लोग इकट्ठे होकर एनसीएलटी के पास जा सकते हैं और एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इस कंपनी में ऑपरेशन हो रहा है। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं देखना चाहते तो 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल है जितने लोगों के पास, चाहे वो 100 से कम ही क्यों ना हो, चाहे एक ही मेंबर के पास 1/10 इशूड शेयर कैपिटल हो, तो वो लोग भी, तभी यहाँ पर लिखा है अ मेंबर और मेंबर्स, ये भी हो सकता है कि 1/10 एक ही पर्सन के पास हो या 2 लोगों के पास हो या 5 लोगों के पास हो, तो जितने भी लोगों के पास एटलीस्ट 1/10 टोटल इशूड शेयर कैपिटल है वो मिलकर एनसीएलटी में कंप्लेंट कर सकते हैं। सेकंड है, इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो यहाँ नंबर्स के बारे में दिया गया है नॉट लेस देन 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने भी ऐसे कंपनी में मेंबर्स हैं एटलीस्ट 1/5 इकट्ठे होकर एनसीएलटी में कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर लेस देन रिक्विजिट number of members if so authorized by central government. Now this is very important thing. ये पहले 1956 वाले एक्ट में नहीं था, कि पहले माइनॉरिटी को ये देखना होता था कि हमें लोग इकट्ठे करने हैं, हमें एटलीस्ट 1/10 चाहिए या हमें 100 लोग चाहिए। मान लो 20 लोग हैं जिनके साथ बुरा हो रहा है, तो व्हाट टू डू? तो उसके लिए ये एक प्रोविजन रखा गया कि अगर कम लोग भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कन्विंस कर पाते हैं कि वाकई ऑपरेशन हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उन्हें अलाउ कर देती है, तो 100 लोगों से कम भी या 1/10 लोगों से कम लोग भी एनसीएलटी में जा सकते हैं। तो इट इज़ अगेन अ स्टेप फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। एंड फोर्थ इज सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर खुद लगता है इस कंपनी में ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो वो खुद भी एनसीएलटी में कंप्लेंट डाल सकती है। सो फर्स्ट स्टेप हमने यही पढ़ा कि जो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के खिलाफ हम एनसीएलटी में एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं कि जो लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये एक टेस्ट ऑफ मेंबरशिप है कि जिसका नाम रजिस्टर में है उसी को हम मेंबर मानते हैं। और उस टाइम पे अगर किसी का नाम नहीं है रजिस्टर में तो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं रजिस्टर में और नाम एंटर कर सकते हैं, मान लो किसी का नाम पहले गलती से रह गया था। सेकेंड है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज्ड मेंबर्स के, कि कोई मेंबर है उसका नाम रजिस्टर में है लेकिन उसकी डेथ हो गई है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो भी उस एप्लीकेशन जो डाली जाएगी उसका पार्ट बन सकता है। जैसे हमें कहा कि 100 लोगों की ज़रूरत है, तो कोई डिसीज्ड मेंबर का बेटा या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। इसके लिए उसका नाम रजिस्टर में होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि डिसीज्ड मेंबर का नाम ऑलरेडी रजिस्टर में है। नेक्स्ट है कि सभी को जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक पर्सन सबके साइन करवा कर एप्लीकेशन में उनके बिहाफ पर एनसीएलटी में एप्लीकेशन दे सकता है। और नेक्स्ट प्रोविजन यह है कि अगर कोई कंपनी किसी कंपनी की मेंबर है, राइट, अगर कंपनी किसी और कंपनी के मेंबर है और वो भी एनसीएलटी में कंप्लेंट करना चाहती है, तो इसके लिए उस कंपनी के डायरेक्टर्स कंसेंट देंगे, तो वो कंपनी के बिहाफ पे उस एप्लीकेशन पर साइन
किए जाएंगे। सो आगे है, कंसेंट ऑफ मेंबर्स शुड बी गिवन बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन, कि जब एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे हैं एनसीएलटी में तो कंसेंट पहले दें, एप्लीकेशन के बाद नहीं हम कह सकते कि मुझे भी इसका पार्ट बनना है। तो इट शुड बी गिवन बिफोर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। And last is petition once presented cannot be withdrawn without sanction of NCLT, कि हमने NCLT में एक बार पिटीशन फाइल कर दी ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट की किसी कंपनी के खिलाफ, तो हम अब NCLT की परमिशन के बिना वो अपनी एप्लीकेशन वापस नहीं ले सकते। इसका मतलब एक बार आपने कंप्लेंट की है तो आपको बहुत सोच समझ कर कंप्लेंट करनी चाहिए, इट कैन नॉट बी विदड्रॉन। सो ये फर्स्ट स्टेप था कि एप्लीकेशन दे दी NCLT ने। अब एनसीएलटी चेक करती है, एनसीएलटी देखती है कि क्या एप्लीकेशन में मुद्दा दिया गया है, वाकई कंपनी में ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसके बाद एनसीएलटी कुछ स्टेप्स लेती है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को चेक करने के लिए। तो सेकंड स्टेप है पावर्स ऑफ एनसीएलटी टू चेक ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो इसमें फर्स्ट आता है कि एनसीएलटी वाइंडिंग अप ऑर्डर दे सकती है, अगर कंपनी में बहुत लॉस में जा रही है, कंपनी बहुत गलत हो रहा है और उनसे लगता है कि इस कंपनी को कंटिन्यू करना ठीक नहीं है और जस्ट और इक्विटेबल है कि ये कंपनी बंद कर दी जाए, तो सबसे पहले एनसीएलटी वाइंडिंग अप ऑर्डर दे सकती है। सेकंड है, अगर कंपनी को लगता है कि वाइंडिंग अप ऑर्डर देने से माइनॉरिटी का ही नुकसान होगा या जो एप्लीकेशन जिन्होंने दी है उनका नुकसान होगा, तो कंपनी कोई ऑल्टरनेट एनसीएलटी कोई ऑल्टरनेटिव ऑर्डर देती है। अब क्या हो सकते हैं वो ऑल्टरनेटिव ऑर्डर्स? कई सारे हो सकते हैं। फर्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ कंपनीज अफेयर्स इन फ्यूचर। इसका मतलब एनसीएलटी ये बोले कि इस कंपनी में जो भी होगा तो एनसीएलटी की मर्जी से होगा, एनसीएलटी देखेगी जो भी डिसीजन लिया जा रहा है तो वो उसको रेगुलेट करेगी कंपनी को। सेकेंड, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एनी मेंबर्स बाय अदर मेंबर्स और द कंपनी। इसका मतलब एनसीएलटी को अगर लगता है कोई मेंबर्स हैं जो केओस क्रिएट कर रहे हैं, कोई ऐसे मेंबर्स हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, तो एनसीएलटी उन्हें कह सकता है कि अपने शेयर्स कंपनी को वापस दे दो या अपने शेयर्स किसी और मेंबर को बेच दो। तो एनसीएलटी के पास पावर है कि वो किसी भी मेंबर के शेयर्स वापस ले सकता है। थर्ड है कि अगर कंपनी वापस लेती है किसी मेंबर से शेयर, अगर एनसीएलटी कहती है इस मेंबर से शेयर्स वापस ले लो, तो कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस होगी और एनसीएलटी इसके लिए अलाउ करेगी। फोर्थ है द टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट। इसका मतलब कि कोई भी जो पहले एग्रीमेंट हुई है कंपनी या मैनेजमेंट के बीच या कंपनी और थर्ड पार्टीज के बीच, तो एनसीएलटी क्या कर सकता है, ऐसे एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है कि हम ये नहीं मानते। मान लो कोई सप्लायर के साथ कंपनी का एग्रीमेंट है या किसी पर्सन को एमडी बना दिया, तो और एनसीएलटी को लगता है कि ये एमडी ही सारा काम खराब कर रहा है, यही मिसमैनेजमेंट कर रहा है, तो एनसीएलटी के पास ये पावर है कि वो उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, या टर्मिनेट कर सकता है या सेटिंग असाइड। सेटिंग असाइड मीन्स कि उसको इग्नोर कर सकता है कि हम ये चीज़ अभी नहीं मानेंगे, विल सी इट लेटर ऑन, अभी ये चीज़ पे डिटेल में डिस्कशन होगी या इसमें चेंजेस किए जाएंगे। और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट, कि एनसीएलटी को अगर कुछ चेंज करना हो उस एग्रीमेंट में वो भी एनसीएलटी कर सकता है। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी एनसीएलटी को प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई ऐसे पर्सन नज़र आते हैं जो क्योस क्रिएट कर रहे हैं, तो एनसीएलटी उनके साथ किया गया एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या स्टे लगा सकता है। फिफ्थ है सेटिंग असाइड ऑफ एनी फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मेड विद इन 3 months बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जब मेंबर्स ने एप्लीकेशन दिया है ऑपरेशन के केस का या मिसमैनेजमेंट का केस का, तो वो चीज़ जो एप्लीकेशन देने के पिछले 3 महीने तक की होनी चाहिए, कि उससे पुरानी अगर है तो वो मतलब आपको विद इन 3 months यू हैव टू अप्लाई। और उस इस दौरान अगर कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस की गई है कंपनी के द्वारा, तो एनसीएलटी उसको सेट असाइड कर सकता है। इसका मतलब एनसीएलटी के पास ये सारी पावर्स हैं कि कैसे उस कंपनी में मिसमैनेजमेंट को दूर किया जाए, या ऑपरेशन हो रही है तो उसे दूर किया जाए, या कोई लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं तो उनको निकाल दिया जाए। तो इस तरह से एनसीएलटी हैज़ दीज पावर्स। Not only NCLT, central government also has powers to prevent oppression and mismanagement.
कि एनसीएलटी तो करेगा ही अपना काम, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेप्स ले सकती है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को दूर करने के लिए। क्या स्टेप्स ले सकती है? फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं चेक करने के लिए, वॉच रखने के लिए कंपनी के अफेयर्स पे। तो इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है जो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए रहेंगे। ऐसे डायरेक्टर्स को क्वालिफिकेशन शेयर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। दे विल नॉट रिटायर बाय रोटेशन एंड दे मे बी रिमूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। कि कंपनी में वो बाय रोटेशन रिटायर नहीं होंगे, गवर्नमेंट ही उन्हें हटा सकती है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कंपनी को और भी डायरेक्शंस दे सकती है, जैसे कि आर्टिकल्स चेंज कीजिए या अपने ऑडिटर्स को चेंज कीजिए अगर उन्हें लगता है कि ऑडिटर्स जो है वो ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ भी डायरेक्शंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगती हैं वो दे सकती है। एंड लास्ट इज पावर टू रिमूव मैनेजरियल पर्सनल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी मैनेजर को या सीईओ को या एमडी को या डायरेक्टर को किसी को भी हटा सकती है अगर उसे लगता है कि वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा। तो ये हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को दूर करने के लिए। So this is all about operation and mismanagement. This is a big power given by company law to the minority shareholders, how they can keep a check on unlawful activities going on in the company by giving a complaint to NCLT, and NCLT has sufficient powers to check operation and mismanagement. So that's all about this topic.